Hi guys and welcome back to the channel दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन। तो गाइज आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुभारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन। काफ़ी सारे लोगों ने कल ही यहाँ पे रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन कर लिया होगा और बहुत सारे लोग आज भी इसका सेलिब्रेशन कर रहे होंगे। तो आप सभी लोगों को और आपके परिवार को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, देखो आज का डिस्कशन थोड़ा सा अलग रहने वाला है। मैं ट्रैवल कर रहा था तो जिसकी वजह से पीपीटीज क्रिएट नहीं कर पाया हूं, लेकिन फिर भी जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं उनमें से कुछ क्रिस्प पॉइंट्स मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। यानी कि करंट अफेयर का सेशन चलेगा और जो भी यहाँ पर डेटा है वो आपको डायरेक्टली एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। आज का सेशन भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ में। जो पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये बात करती है वर्ल्ड लायंस डे के बारे में। तो 10 अगस्त को अभी वर्ल्ड लायंस डे ऑब्जर्व किया गया, इसकी वजह से यहाँ पर ये चर्चा में है। अब यहाँ पे देखो 4 पॉइंट्स के अंदर आपको ये पूरा का पूरा आर्टिकल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी जो काम की चीज़ें हैं जो कि आपको एग्जामिनेशन के अंदर यूज़ करनी चाहिए या फिर यूज़ करने के लिए पूछी जा सकती हैं, वो सारी चीज़ें आपको इन चारों पॉइंट्स में मिल जाएंगी। सबसे पहली चीज़ देखो, जब हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड लायंस डे की तो आपको लायंस के बारे में यहाँ पर काफ़ी कुछ सारी चीज़ें यहाँ पे पता होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, ये जो लायन है ना ये सेकेंड लार्जेस्ट कैट है। यानी पहला तो हमारे दुनिया में जो सबसे बड़ी कैट है, बिग कैट के नाम से हम जानते हैं, वो है टाइगर। टाइगर के बाद में जो दूसरा सबसे बड़ा कैट है वो यहाँ पर लायन कहलाता है। पहला पॉइंट जो कि ध्यान में रखना है। दूसरा, जो लायंस होते हैं जब वो ग्रुप में आपको देखने को मिलेंगे तो उसको हम लोग प्राइड्स के नाम से जानते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना, करेंट टाइम पर जो लायंस रहते हैं या फिर कहाँ पर पाए जाते हैं वो लोकेशन ध्यान रखना। जो करेंट टाइम पर लायंस पाए जाते हैं वो अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं, साथ ही साथ में इंडिया के अंदर भी। इंडिया के अंदर कहाँ पर, स्पेसिफिकली गुजरात के गिर नेशनल पार्क के अंदर। ये भी पॉइंट नोट डाउन करने वाला है। फिर उसके बाद में यहाँ पर लास्ट पॉइंट जिसको लेकर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है, कोई भी अगर एनिमल न्यूज़ में है तो यूपीएससी यहाँ पे डायरेक्टली उसका आईयूसीएन स्टेटस पूछ लेती है। तो जब हम लोग बात करते हैं लायन के बारे में तो लायन भी आपको दो प्रकार के देखने को मिलेंगे। एक होता है एशियाटिक लायन, दूसरा होता है अफ्रीकन लायन। जब बात करते हैं एशियाटिक लायन की तो इसका आईयूसीएन स्टेटस बेसिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर है, यानी कि ये प्रजाति खतरे में है, इसको बचाने की आवश्यकता है। और जो अफ्रीकन लायन है ये भी वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर है, मतलब ये भी खतरे में ही है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जितना एशियाटिक लायन आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ डेटा है जो कि आपको ध्यान रखना है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे बन सकता है, देखो सबसे पहली बात प्रीलिम्स में आपको ये बहुत हेल्प करेगा। प्रीलिम्स के अंदर डायरेक्टली पूछा जा सकता है एशियाटिक लायन या अफ्रीकन लायन का आईयूसीएन स्टेटस, या फिर आपसे पूछा जा सकता है इस ग्रुप के बारे में जिसको हम लोग प्राइड बोलते हैं। क्लियर हो गया। नाउ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, आपने इसके बारे में सुन लिया होगा, नहीं सुना है तो अब यहाँ पे पता चल जाएगा। चाइना के अंदर एक और वायरस पाया गया है। चाइना के अंदर ही काफ़ी सारे वायरस पाए जा रहे हैं। कोविड भी चाइना के अंदर से ही मिला था। यहाँ पर भी आप लोग देख पाओगे एक और नए वायरस के बारे में चर्चा की जा रही है जिसका नाम है लांगिया हैनिपा वायरस। जो ये लांगिया हैनिपा वायरस है इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में LAYV के नाम से भी जानते हैं। अब चाइना के अंदर इस वायरस के टोटल 35 केसेस निकल कर आए हैं, तो इस वजह से ये वायरस चर्चा में है। सबसे पहला पॉइंट जो कि ध्यान रखना है, ये वायरस एक जूनोटिक वायरस है, यानी कि जानवरों से इंसानों में फैलता है, उसको हम लोग बोलते हैं जूनोटिक वायरस। क्लियर हो गया इतना। अब ध्यान रखना, इस लांगिया हैनिपा वायरस को सबसे पहली बार डिटेक्ट किया गया था 2018 के अंदर, तो ये वापस से न्यूज़ में है। फिर उसके बाद 2 पॉइंट्स और आते हैं इस वायरस से संबंधित। जैसे एक पॉइंट ये निकल कर आता है, ये जो वायरस है ना ये पाया जा सकता है जो डोमेस्टिक गोट्स होती हैं, यानी जो बकरियां पाली जाती हैं, या यहाँ पर जो पालतू डॉग्स होते हैं उनके अंदर भी ये वायरस डिटेक्ट किया जा सकता है। अब एक क्वेश्चन और निकल कर आता है, इस वायरस के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो लक्षण में फीवर यानी बुखार हो गया, फटीग हो गया, थकान, कफ हो गया। उसके बाद यहाँ पर भूख के अंदर काफ़ी बड़ी कमी हो सकती है। तो ये आपको इस पूरे वायरस के लक्षण देखने को मिलेंगे। क्लियर हो गया। तो ये सारे बिल्कुल क्रिस्प पॉइंट्स के अंदर मैं आप लोग को डेटा प्रोवाइड करवा रहा हूँ, मतलब जो क्वेश्चन बनते हैं जहाँ से उतना ही पोर्शन मैं आप लोग को यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ। हालांकि मैं पीपीटीज नहीं क्रिएट कर पाया था, जैसे मैंने आपको बताया ट्रैवलिंग चल रही थी तो उस दौरान यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं था। तो जो भी इंपॉर्टेंट डेटा मिलता है उसको लेकर मतलब खाली बैठने की आदत नहीं है, तो फिर उसी चक्कर में जो भी ये चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पर तैयार कर ली हैं।
एक और डेटा निकल कर आता है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, और जो अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है CSIR के बारे में। CSIR क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काफ़ी बार चर्चा होती है, तो प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का जो वीडियो है ना, खासकर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बनाया गया है। अच्छा, ये CSIR क्यों चर्चा में है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि नलथम्बी कलाइसेल्वी, तो यहाँ पर ये नाम है इन महिला का, जो कि आप लोगों को नीचे पिक्चर में दिख रही हैं। तो हुआ क्या है, ये पहली वेमेन डायरेक्टर जनरल बनी है इस CSIR की। तो पहली वेमेन डायरेक्टर जनरल बनी है, दैट इज़ वाई वन डे एग्जामिनेशन के अंदर तो डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन अब यहाँ पर UPSC पर्सपेक्टिव से जब आप लोग देखते हो, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करते हो, तो आपको CSIR का थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेना है, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा। तो CSIR जिसको बनाया गया था 1942 के अंदर, इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। ध्यान रखना, इस बॉडी के प्रेसिडेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। बाकी यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये जो बॉडी है ये जानी जाती है अपने रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए। ये रिसर्च और डेवलपमेंट करती है साइंस और टेक्नोलॉजी वाले एरियाज़ के अंदर। उसके बाद में इस पर्टिकुलर बॉडी ने अभी रिसेंटली एक जिज्ञासा प्रोग्राम को भी लॉन्च किया है। ध्यान रखना, अब क्वेश्चन बन सकता है कि जिज्ञासा प्रोग्राम किस चीज़ से संबंधित है। तो जिज्ञासा प्रोग्राम को लॉन्च किया गया ताकि क्या किया जा सके, जो केंद्र विद्यालय संगठन यानी जो KVS है, KVS के साथ में कोलैबोरेशन किया जा सके, और जो स्कूल के बच्चे हैं यानी KVS के जो बच्चे हैं और प्लस साइंटिस्ट हैं, इनको आपस में कनेक्ट किया जा सके और यहाँ पर बच्चों को बहुत कुछ सिखाया जाए। तो बेसिकली यहाँ पर ये जिज्ञासा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, लॉन्च किया गया है CSIR के थ्रू। तो इसी आर्टिकल के अंदर आपको 2-3 चीज़ें पता चल चुकी हैं, तो ये भी काफ़ी रेलिवेंट था, ध्यान रख सकते हो। नाउ आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। अब ये जो न्यूज़ आर्टिकल है आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाला है। प्लेसेस इन न्यूज़ को लेकर एक आर्टिकल आता है। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं चाड देश की, चाड देश चर्चा में। क्यों? क्योंकि इनकी जो मिलिट्री गवर्नमेंट है उनने यहाँ पर एक प्लेज साइन कर लिया है कतर के अंदर, दैट इज़ वाई ये न्यूज़ में है। तो इतनी तो आपको न्यूज़ पता चल गई है। हालांकि यहाँ पे देखो मेरी राइटिंग बिल्कुल सही नहीं है अब होता क्या है, तो राइटिंग बिल्कुल सही बन नहीं पाई है, तो ऑब्वियस ही बात है, मतलब आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। PDF में आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा अगर आप लोग बोलोगे तो, नहीं तो फिर यहाँ पर इस PDF की जगह PPT क्रिएट करके दे दी जाएगी, डोंट वरी। नाउ यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे चार्ट की, तो चार्ट में मैंने आप लोगों को बता दिया एग्जैक्टली, ठीक है ना, कि ये न्यूज़ में क्यों है। अब दूसरा यहाँ पर क्या है, अब जब न्यूज़ में है ये आपने पढ़ लिया तो इसकी लोकेशन देख लेना। चैट बेसिकली यहाँ पर जो आप लोग मैप को देखते हो ना, तो एक ये अफ्रीकन कंट्री नज़र आती है। अफ्रीकन कंट्री जिसके आसपास कौन कौन से देश हैं ये आपको ज़रूर से ध्यान रखना है, क्योंकि UPSC क्वेश्चन पूछ लेता है आसपास की बाउंड्रीज से। फॉर एग्जाम्पल साल 2022 के अंदर अफगानिस्तान को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था, और अफ्रीकन वाले एरिया से ना बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको लेक विक्टोरिया का एग्जाम्पल दे सकता हूँ, और भी कई सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। तो चाड के आसपास कौन कौन से देश हैं? इधर नाइजर है, ऊपर लीबिया है, इधर इजिप्ट है, सूडान है, साउथ सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, और इधर नाइजीरिया। देखो नाइजर और नाइजीरिया दोनों में डिफरेंस है, ये नाइजर है और ये नाइजीरिया है। क्लियर हुआ? काफ़ी बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों नाम के बीच में। और ध्यान रखना यहाँ पर आपको कैमरून भी देखने को मिलेगा, जो कि कुछ बाउंड्री शेयर करता है चाड के साथ में। तो चाड बेसिकली एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री का मतलब यह है कि आप लोग देख पा रहे होंगे इसके चारों तरफ ज़मीन है, कहीं पर भी समुद्र का रास्ता यानी कहीं पर भी समुद्र का एज नहीं देखने को मिलेगा। तो नॉर्थ सेंट्रल अफ्रीका के अंदर आपको ये देश देखने को मिलता है, और इस देश के आसपास कौन कौन से देश देखने को मिलते हैं ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे कि आपने देखा लीबिया है, नॉर्थ में सूडान है, ईस्ट में उसके बाद सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कैमरून, नाइजीरिया और नाइजर। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर इस देश के कुछ जोग्राफिकल फीचर्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, यहाँ पर ये जो देश है ये सेमी डेजर्ट कंट्री है। यहाँ पर आपको कुछ हिस्सा रेगिस्तान वाला देखने को मिलेगा, यहाँ पे काफ़ी सारा डेजर्ट भी पाया जाता है। इस देश के अंदर गोल्ड और यूरेनियम भरपूर मात्रा में देखने को मिलेगा। इस देश में जो मेजर रिवर्स जो नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? चारी और लेगॉन, ये दो नदी देखने को मिलेगी। तो नाम पूछा जा सकता है चैरी और लेगॉन ये क्या है? तो ये दोनों की दोनों रिवर्स हैं। क्लियर हो गया? मेजर लेक्स के बारे में बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख लेना। मेजर लेक्स के बारे में बात करते हैं तो चाड के अंदर लेक चाड पाई जाती है, इसको आप आराम से ध्यान में रख सकते हो। लेकिन ये बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि लेक चाड लगभग 1960s से सूखती जा रही है, श्रंक होती जा रही है और कम होती चली जा रही है, और 90% तक यहाँ पर ही श्रंक हो चुकी है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। और इसी को लेकर अब की बार इस प्रकार से साल 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, आपको पता होगा फेगुबिन लेक के बारे में शायद चर्चा हो रही है ना, तो उस प्रकार का क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। तो ध्यान रखना इसके बारे में, लेक चार्ट के बारे में।
तो 1960 से लगभग यहाँ पर 90% तक ये लेक श्रंक हो चुकी है। फिर उसके बाद में यहीं पर आपको माउंट कौसी देखने को मिलेगा। तो अगेन एक क्वेश्चन और तैयार हो गया, माउंट कौसी कहाँ पर स्थित है, आपको बता देना है, चार्ट के अंदर स्थित है। तो ये पूरे माउंट कौसी क्या है, माउंट कौसी यहाँ पर एक आपको एक हाई समिट देखने को मिलेगा, एक सबसे ऊंचा स्तर देखने को मिल जाएगा पूरे के पूरे सहारा डेजर्ट में। अब ये सहारा डेजर्ट वाला क्या एरिया है, तो इसको समझते हैं। इस वाले मैप को देखो, इस वाले मैप में आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही होगी, ये पूरा का पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट नज़र आएगा। यहाँ पर ये चार्ट है, इसके आसपास के देश ऑलरेडी मैं आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो ये ऊपर वाला हिस्सा है जो कि आपको डार्क कलर में नज़र आ रहा है, यही बेसिकली यहाँ पर सहारा डेजर्ट है, ठीक है ना। अब सहारा डेजर्ट में जब आप लोग यहाँ पर चार्ट की लोकेशन देखते हो तो इसका कुछ हिस्सा जो है वो सहारा डेजर्ट के अंदर आ रहा है। सिंपल बात है, तो ध्यान रखना पूरे सहारा डेजर्ट का एक सबसे हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची जगह कहाँ पर है, वो आपको माउंट कौसी देखने को मिल जाती है। प्लस माउंट कौसी बेसिकली एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है, यानी एक ऐसा वॉल्केनो जो कि यहाँ पर विलुप्त हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। इतनी बात ध्यान रखना। चलो आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट होने वाली है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे चर्चा की जा रही है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स के बारे में। तो अगेन प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल चर्चा में क्यों आया, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने यहाँ पर अभी क्या किया, एक वर्चुअल इंटरेक्शन को ऑर्गेनाइज किया, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो यहाँ पर एक पूरा का पूरा इंटरेक्शन होता है, बातचीत होती है, वो ऑर्गेनाइज किया गया, जिसको संवाद नाम दिया गया है। तो संवाद को ऑर्गेनाइज किया जहाँ पर जो EMRS के स्टूडेंट हैं, यानी कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर ऑनलाइन बातचीत कर सकें। तो इस प्रकार का एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में आया। अब यहाँ पर करना क्या है, इसका बैकग्राउंड पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से ढेर सारे बन जाएंगे आपसे। देखो सबसे पहली चीज़ आपको क्या देखना है, देखना यहाँ पर यह है कि ये जो पूरा का पूरा एकलव्य मॉडल स्कूल है ना, इसको स्टार्ट किया गया था साल 1997 से लेकर 1998 के बीच में। इसका काम क्या है, एक क्वालिटी एजुकेशन देना जो हमारे ST चिल्ड्रन हैं उनको, खासकर रिमोट वाले एरियाज़ में जहाँ पर इतनी सुविधाएं नहीं हैं, वहाँ पर बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन देने के बारे में चर्चा की जाती है। और इससे क्या होगा, जब एक क्वालिटी एजुकेशन देंगे तो उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकल कर आएंगी कि वो यहाँ पर एक अच्छे एजुकेशनल कोर्स के अंदर आगे बढ़ें, प्रोफेशनल कोर्स के अंदर आगे बढ़ें, उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, रोज़गार मिले अलग अलग सेक्टर्स के अंदर। तो ओवरऑल अगर हम लोग एक क्रक्स देखें तो इस पूरे के पूरे एकलव्य मॉडल का मकसद यहाँ पर यह है कि बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट किया जा सके, यानी पूरी तरह से बच्चे का विकास किया जा सके और उसको आगे रोज़गार मिले, काफ़ी कुछ वो अपनी ज़िंदगी के अंदर सीखे, स्किल्स का डेवलपमेंट किया जा सके। यह बेसिकली एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स का एक फोकस है। फिर उसके बाद में इसी से संबंधित एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। देखो होता क्या है ना, अब एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल उसी एरिया के अंदर होंगे जहां पर आप कह सकते हो एवरी ब्लॉक विद मोर देन 50% ST पॉपुलेशन, यानी कि मान लो एक ऐसा एरिया है जहां पर आप कह सकते हो 50% से ज़्यादा जो जनसंख्या है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाली है, ST पॉपुलेशन है, और एटलीस्ट वहां पर 20,000 ट्राइबल पर्सनस होने चाहिए। तो इसी एरिया में 50% से ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब वाली पॉपुलेशन हो, प्लस 20,000 के आसपास ट्राइबल पर्सनस होने चाहिए। तो उसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं, इनको ओपन किया जाता है, जिसको हम लोग EMRS के नाम से जानते हैं। ऑल क्लियर। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। मज़ा आ रहा है ना, तो मतलब काफ़ी क्रिस्प सा डिस्कशन है, जो भी सिर्फ इंपॉर्टेंट लाइन्स है वही यहाँ पर आपके लिए ऐड करी गई हैं। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ बात करता है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के बारे में। अब ये क्या है, आओ समझते हैं। सबसे पहली चीज़ देखो न्यूज़ क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने क्या किया, एक डिजिटल वर्जन लेकर आए हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का। तो इसी वजह से यहाँ पर ये चर्चा में है। अब वो डिजिटल वर्जन किस चीज़ का है, गिफ्ट कैटलॉग का, यानी कि आप कह सकते हो पूरा का पूरा जो कैटलॉग होता है, लिस्ट वगैरह होती है गिफ्ट की, वो यहाँ पर एक डिजिटल वर्जन के अंदर लॉन्च करी गई है। अब ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंदर लॉन्च किया गया है। तो ये क्या है, आओ हम लोग इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं, क्योंकि इतना तो न्यूज़ हुआ, उसके आगे की कहानी समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर देखो, इस 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो ये स्कीम है ना, इसका मकसद है कि हम लोग क्या कर सकें कि देखो इस पूरे जो ये स्कीम चलाई गई है, इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक विज़न है। विज़न यहाँ पर यह है कि हमारे देश में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एक डेवलपमेंट किया जा सके, एक विकास किया जा सके उनके हिसाब से। उनके हिसाब से कहने का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर इस
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लाने का आइडिया जो है वो यहाँ पर यह है कि हम लोग क्या करेंगे कि मान लो एक डिस्ट्रिक्ट को हम लोग उठाते हैं, हमारे देश में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, सपोज एक डिस्ट्रिक्ट को उठाया, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपनी खुद की खास बात है, तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कोई ब्रांड को प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वहाँ से कोई प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाएगा, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट उठा लिया जाएगा और उसको प्रमोट किया जाएगा, पूरी ब्रांड बनाई जाएगी, जिससे क्या होगा, उस पर्टिकुलर रीजन का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, सोशियो और इकोनॉमिक दोनों ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलने वाली है उस पूरे के पूरे रीजन की। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये निकल कर आती है कि जो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है ना, इसको सबसे पहली बार लॉन्च किया गया था उत्तर प्रदेश के अंदर। ये आपसे वन डे एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का मतलब समझा गया, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर काफ़ी सारा पोटेंशियल है, वहाँ से एक प्रोडक्ट उठाया जाएगा और जो है यहाँ पर उसके ऊपर पूरी तरह से काम किया जाएगा, उसको सेलेक्ट किया जाएगा, ब्रांड के ऊपर काम किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, जिससे उस पर्टिकुलर ओवरऑल रीजन का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाए। नाउ आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ और भी ज़्यादा अच्छी होने वाली है यहाँ पे, मतलब एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है, वैसे तो यहाँ पर अच्छी नहीं है। यहाँ पे बात की जा रही है एक बीमारी के बारे में जिसका नाम है काला अज़र। अब देखो जो पिक्चर है, ये जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं, ये काला अज़र होने के बाद ये ठीक हो चुके हैं, उसके टाइम की सिचुएशन है, क्योंकि जो पिक्चर्स है वो काफ़ी डिस्टर्बिंग थी, आप देखना पसंद करोगे नहीं, इसी वजह से यहाँ पर उस पिक्चर का यूज़ मैंने नहीं किया है। तो अभी ये क्यों है चर्चा में, क्योंकि सरकार ने यहाँ पर एक टारगेट सेट किया कि हम लोग काला अज़र का साइंटिफिक नेम क्या है, विसरल लेशमैनियासिस, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है, काला अज़र का साइंटिफिक नेम विसरल लेशमैनियासिस। तो सरकार का टारगेट है कि हम लोग इस काला अज़र को एलिमिनेट कर दें अगले साल तक, यानी कि इसको ख़त्म कर दिया जाए अगले साल तक हमारे पूरे देश से। क्लियर हो गया। अब होता क्या, ये जो काला अज़र है ना, ये एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है, यानी कि देखो इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जैसा आपने थंबनेल में पिक्चर देखा है ना, जो एलिफेंटेसिस है, यानी कि पैर कितना मोटा और हाथी जैसा, वो भी यहाँ पर एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है। तो ये कुछ डिजीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। अब होता क्या है, यहाँ पर जो डिजीज़ है ये किससे होती है, प्रोटोजोअन पैरासाइट से। ध्यान रखना इसके पीछे का रीज़न क्या है, प्रोटोजोअन पैरासाइट, इसकी वजह से यहाँ पर ये बीमारी फैलती हुई नज़र आती है। प्लस यहाँ पर जो सैंड फ्लाई होती है, सैंड फ्लाई के काटने से भी यहाँ पर ये बीमारी फैल सकती है। फिर उसके बाद यहाँ पर काला अज़र के बारे में एक और डेटा दिया गया, मलेरिया के बाद ये दुनिया का सेकंड डेडलीस्ट पैरासाइट डिजीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, तो सबसे डेडलीस्ट पैरासाइट डिजीज़ कौन सी है, मलेरिया। फिर उसके बाद में सेकंड डेडलीस्ट डिजीज़ आपको काला अज़र देखने को मिलता है। पैरासाइट होता क्या है, पैरासाइट यहाँ पर बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म है जो कि यहाँ पर दूसरा ऑर्गेनिज्म में रहता है, उसको हम लोग यहाँ पर पैरासाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो होता क्या है, एक और इंपॉर्टेंट बात ये निकल कर आती है कि जो काला अज़र है ये अफेक्ट किस चीज़ को करता है, अगर ये किसी इंसान को हो जाए तो उसकी स्प्लीन और लिवर दोनों को बुरी तरह से अफेक्ट करता है। स्प्लीन वाला जो यहाँ पर ऑर्गन है आपको ये देखने को मिलेगा, तो स्प्लीन और लिवर को अफेक्ट करता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो ये जो काला अज़र है ना, ये आज के टाइम पर एक एंडेमिक है। एंडेमिक मतलब किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर जो बीमारी फैल जाती है उसको हम लोग एंडेमिक बोलते हैं। और जब पूरे देश में फैल जाती है, पूरे दुनिया में फैलने लगती है, मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर फैलने लगती है, तो उसको पैंडेमिक बोलते हैं, जैसे कोविड-19 था, है ना। ये मैंने कल के द हिंदू न्यूज़पेपर के डिस्कशन में आपको समझाया था, पैंडेमिक एंडेमिक के बीच में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली यहाँ पर जो हम लोग बात करें काला अज़र की, तो ये एंडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया है बिहार के अंदर, मतलब बिहार के अंदर काला अज़र के बहुत सारे केसेस देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद झारखंड के अंदर देखने को मिलेंगे, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे और वेस्ट बंगाल के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं। ऑल क्लियर। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के अंदर बैम्बू के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो क्या है बैम्बू से संबंधित आर्टिकल, समझते हैं इसको। तो हुआ क्या, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि मेंशन किया गया है कि जो दिल्ली के अंदर एक पार्क ओपन किया जा रहा है, फर्स्ट बैम्बू थीम पार्क आपको ये देखने को मिलेगा, जिस पार्क को डेवलप किया जा रहा है। इस वजह से बैम्बू चर्चा में है। तो बैम्बू से संबंधित कुछ फैक्ट्स मैं आपको प्रीलिम्स के लिए बता रहा हूँ। तो आज का जो ये पूरा का पूरा डिस्कशन है, ये पूरा का पूरा प्रीलिम्स क्रैकर है, प्रीलिम्स बूस्टर है, जो भी आप लोग यहाँ पर इसको कहना चाहो। तो यहाँ पर हम लोग बात करें बैम्बू की, तो बैम्बू क्या है, बैम्बू एक लंबा चौड़ा आपको मतलब टॉल लाइक ट्री, मतलब ट्री की तरह एक ग्रास देखने को मिलती है, जिसको हम लोग बांस बोलते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि बैम्बू कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। तो देखो बैम्बू के बारे में आपको थोड़े दिनों पहले पढ़ाया था, लेकिन ये नहीं पढ़ाया था क्योंकि ये जो पोर्शन है आपको इंडियन एक्सप्रेस के अंदर देखने को मिल जाता है। तो बैम्बू कहाँ पे, मतलब जो बैम्बू एक टॉल ट्री है, ठीक बात है, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, पोएके फैमिली से, POACEA फैमिली से बिलोंग करता है। आज के टाइम पर 1000 से भी ज़्यादा बैम्बू की प्रजातियां पाई जाती हैं। कहाँ कहाँ पर, एशिया के अंदर,
अफ्रीका के अंदर और साथ ही साथ अमेरिका के अंदर, ये भी ध्यान में रख सकते हो। अब होता क्या है, इस बैम्बू के क्या क्या कॉमन यूजेस आपको देखने को मिलेंगे, मतलब क्या क्या हम लोग यूज़ कर सकते हैं बैम्बू से। तो बैम्बू का यूज़ किया जाता है फूड की तरह बाय ह्यूमंस, यानी कि फूड की तरह यूज़ हो जाता है ह्यूमंस के लिए। उसके बाद यहाँ पर कुछ चारे की तरह इस्तेमाल करते हैं हम लोग गाय भैंसों के लिए। फैब्रिक्स बनाई जाती है, फाइन क्वालिटी पेपर बनाया जाता है, घर बनाए जाते हैं, ठीक है, राफ्ट बनाई जाती है, मेडिसिन बनाई जाती है। तो बहुत कुछ यहाँ पर बैम्बू से डेवलप किया जाता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख चुके हो। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी। अगर सब कुछ समझ में आ चुका है तो वीडियो के नीचे कमेंट में आप लोग लिख देना ऑल क्लियर। काफ़ी सारे आर्टिकल डिस्कस किए हैं, कितने आर्टिकल हैं बस को खाली मुझे मिलते रहे, मैं डिस्कस करता रहा जो भी इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद कुछ खास आर्टिकल थे नहीं, तो एक हो गया। फिर उसके बाद में हम लोगों ने और क्या क्या डिस्कस किया, 2, 3 और 4, देन उसके बाद यहाँ पर 5, 6, 7, 8, अच्छा 8 आर्टिकल डिस्कस किए हैं। और आप समझ सकते हो कि ये सीरीज़, मतलब सीरीज़ कह रहा हूँ, ये मैंने बस खाली जनरली ऐसे बना लिया था क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था, तो यहाँ पर कुछ पीपीटीज़ क्रिएट नहीं कर पा रहा था क्योंकि नेटवर्क भी काम नहीं कर रहे थे। तो जो जो आर्टिकल्स दिखने लगे उनके बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन मिलने लगी वो सब आपको क्रिस्प वे में समझा दी गई है। आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो चलो फिर वीडियो को हम लोग करते हैं समाप्त, और बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिख सकते हो, अपना फीडबैक लिख सकते हो, जिससे कि हम लोग वीडियो को और ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। और वीडियो पे लाइक का जो बटन है उसको दबाना मत भूलना, 2K प्लस लाइक्स जो हैं वो पूरे करवा देना। और साथ ही साथ में अगेन हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी लोगों को। बाकी यहाँ पर आपका डिस्कशन नेक्स्ट डे से वैसे आने लगेगा जैसे पहले आता था। तो मिलता है आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।